12th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर में से हमने एल्डिहाइड कीटोन्स को पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो क्या होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स? कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है आपका COOH ग्रुप। ठीक है, तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कौन से? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहे जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है बेसिकली वो किस किस से मिलके बना होता है? हमारे पास होता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अगर मैं कहूं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप? हाइड्रोक्सी ग्रुप। इन दोनों से मिलके बना होता है आपका क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, COOH क्या बना है ये? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इन्हीं को ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के नेम। ठीक है, दोनों नेम पढ़ेंगे, कॉमन नेम भी और क्या आपके IUPAC नेम भी। ठीक है, क्योंकि नेम के बिना तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम चल ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है तो भी हमें उसके नाम से उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर बोल दिया बेंजोइक एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक, तो आपको बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बेंजोइक एसिड तो कॉमन सी बात है। ठीक है, इस वजह से हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देखेंगे, उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिटी। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो इंपॉर्टेंट नाम है दैट इज एसिड्स, और एसिड्स से क्या निकल के आता है आपका? कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है? एसिडिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। एसिड से क्या निकल के आता है? एसिडिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो आपके एसिडिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शंस, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पे कुछ बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो किस पे बेस्ड होते हैं? आपके एसिडिटी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि एसिडिटी पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में भी। अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, ठीक है, या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। बहुत सारे आपको एसिड्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ सकता है, एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ सकता है, या MCQ में क्वेश्चन बन सकता है आपका, या रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कंपाउंड्स हैं, इनमें से विच वन इज मोर एसिडिक एंड वाई एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसीलिए एसिडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड्स के केस में, तो हम सबसे पहले वही कवर करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एसिड्स की हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वाले लेक्चर में हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे, जो केमिकल रिएक्शंस रहेंगी, किस तरह की केमिकल रिएक्शंस आपके एसिड्स शो करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, मतलब एसिड्स का कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स के IUPAC नेम और कॉमन नेम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है हमारा HCOOH। HCOOH, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। एक कार्बन कंटेनिंग एसिड है। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? ठीक, और इसका IUPAC नेम क्या होता है? ठीक,
तो SCOOH एक कार्बन कंटेनिंग, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। याद रखना सभी, कौन सा, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब एक कार्बन कंटेनिंग एसिड्स है, एसिड्स के लिए अगर मैं बता दूं आपको तो क्या लगते हैं, ओइक लगते हैं। क्या लगते हैं एसिड्स के लिए, ओइक लगते हैं, ठीक है। क्या सफिक्स आपका ओइक लगता है। एक कार्बन कंटेनिंग तो मिथ, ठीक है। अब ओइक सफिक्स लगेगा जो बाद में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, मिथेनोइक, ठीक है। तो ये क्या है आपका SCOOH मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही अगर हम करेंगे नेक्स्ट CH3COOH, दो कार्बन कंटेनिंग एग्जाम्पल को एक्सप्लेन, तो एक दो कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा भाई, दो कार्बन कंटेनिंग तो इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब दो कार्बन है इसमें, ठीक है, इथेनोइक एसिड हो गया, दो कार्बन है, ठीक है। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक। ऐसे ही आप फर्दर अगर तीन कार्बन कंटेनिंग ले लेंगे, CH3 CH2 COOH, ठीक है। तो एक दो तीन, कितने कार्बन हो गए इसमें, तीन कार्बन हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। एक दो तीन, तीन कार्बन कंटेनिंग प्रोपेनोइक, ठीक है। ऐसे ही इसका कॉमन नेम होता है आपका एक दो तीन, तीन कार्बन कंटेनिंग अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो इसका नाम हो जाता है प्रोपायोनिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ठीक है। और IUPAC नेम क्या होएगा, प्रोपेनोइक, ठीक। ऐसे ही चार कार्बन कंटेनिंग बात करेंगे, CH3 CH2 CH2 COOH। अब ये आपकी लॉन्ग कार्बन चेन है, तो लॉन्ग कार्बन चेन में क्या लगाएंगे, N, एक दो तीन चार, N ब्यूटायरिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। और चार कार्बन कंटेनिंग एसिड है तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। चार कार्बन के लिए क्या लगाता है, ब्यूटेन, और ओइक पीछे लगता ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड। ये सारे के सारे आपके किस तरह के एसिड्स हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है इनमें। अब हम कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जैसे सक्सीनिक एसिड हो गया, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, उनको देख लेते हैं, उनके IUPAC नेम देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एरोमेटिक एसिड्स के नाम देखेंगे और फिर हम एसिडिटी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं आपके COOH, ठीक। तो ये है आपका क्या, 1 2, दो कार्बन है, दो कार्बन है तो क्या कहा जाएगा, इथेन डाइओइक एसिड। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा, इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। बाकी ऑक्सैलिक एसिड, कॉमन नेम क्या है इसका आपका, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक, कॉमन नेम। ऐसे ही अगर मैं बात करूं CH2 COOH, एक दो तीन, ठीक, तीन कार्बन तो प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है। IUPAC नेम क्या हो गया, प्रोपेन डाइओइक एसिड, और क्या होता है ये आपका मेलोनिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है CH2 COOH, सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। इसको ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH, ये है आपका क्या, सक्सीनिक एसिड। कॉमन नेम की बात करें, सक्सीनिक एसिड, ठीक है। 1 2 3 4,
1 2 3 4 क्या है आपका? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक, नेक्स्ट CHOH COOH, इधर सिंगल बॉन्ड CHOH COOH। ठीक है, 1 2 3 4 ये है आपका टार्टरिक एसिड। आपने सबने सुन रखा होगा क्या? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो 2 3 डाईहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। 2 3 डाईहाइड्रोक्सी 2 3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब कुछ एरोमेटिक, इंपॉर्टेंट एरोमेटिक एसिड्स पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एरोमेटिक एसिड्स हैं। ठीक है, ये है आपका क्या? बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में ये सेकंड पोजीशन पे है, तो क्या कह सकते हैं? 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, या फिर इसको ऑर्थो टॉलुइक एसिड भी बोल सकते हैं। याद रखना, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 क्या होती है? टोलुइन, तो ऑर्थो टोलुइक एसिड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ऑर्थो, ठीक, और मेटा, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, या इसके रिगार्डिंग ये कौन सी पोजीशन पे है? 1 2 3 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये नाम आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक, OH ग्रुप प्रेजेंट है 4 पोजीशन पे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, ये कहाँ है आपका? ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, ये क्या कह सकते हैं आप? इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड होता है ये, सैलिसिलिक एसिड, इंपॉर्टेंट है आपका सैलिसिलिक एसिड। कोलवे स्मिथ रिएक्शन, नेम रिएक्शन होती है, उसमें बनते हैं सैलिसिलिक एसिड, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल वाले चैप्टर में नेम रिएक्शन में, कोलवे स्मिथ रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है क्या? सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है, या आप लिख सकते हैं 2 एमिनो
बेंजोइक एसिड या ऑर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड। एंथ्रेनिलिक एसिड भी इसका नाम होता है, ठीक है, ऑर्थो एंथ्रेनिलिक एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट एसिड्स थे। अब हम सबसे पहले एसिड्स में आपकी एसिडिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज को, सोल्यूबिलिटी को, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं प्रीवियस ईयर में ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें किनकी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एसिडिटी होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले एसिडिटी को ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। एसिडिटी पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एसिडिटी पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एसिडिटी क्या होती है, कोई भी एसिड कब होता है और कितना स्ट्रॉन्ग होता है, डिपेंड करता है कि कोई कितनी जल्दी H+ आयंस क्या करे, अपने रिलीज करे। तो अगर हम किसको देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को देखते हैं, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये RCOOH, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर एसिड हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, अगर H+ यहां से रिलीज हो जाए, ठीक, H+ एसिड वो होते हैं जो H+ आयंस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सबसे पहली बात तो आपकी ये हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, जब H+ आयन रिलीज हो जाता है तो जो एनायन बनता है ना, वो भी आपका कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है, यही डिपेंड करता है कि कोई कितना ज्यादा एसिडिक हो सकता है, ठीक है। कोई कितना ज्यादा एसिडिक हो सकता है मतलब जो H+ आयन देने के बाद, वो स्पीसीज जो H+ आयन देने के बाद क्या बना रही है, आपका एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और वो एनायनिक फॉर्म और भी ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो सीधी सी बात है, स्टेबिलिटी सबको ही चाहिए। तो ये इसका मतलब जो स्पीसी H+ आयन रिलीज करने के बाद और भी ज्यादा स्टेबल एनायन बनाती है, ठीक है, डिपेंड करते हैं कि वो स्टेबिलिटी किस वजह से आ रही है, तो वो उतना ही अच्छा क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी अच्छी होती है। रीजन क्या है, रीजन है आपका यहां से एसिड जब H+ क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बनके तैयार हो जाते हैं। किस तरीके से, इधर देखिए, अगर इसने ये H+ आयन रिलीज कर दिया, ठीक है, प्रोटॉन रिलीज हो गया, H+ आयन रिलीज हो गया, तो इसकी कौन सी फॉर्म जनरेट होगी, O-, ये वाली फॉर्म जनरेट होगी। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक। ये क्या है आपका, डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा, नेगेटिव, सिंगल, डबल, ठीक है। डिलोकलाइजेशन कब होता है, जब ये तो होता है जब नेगेटिव कोई चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरीके की स्पीसीज आपकी डिलोकलाइजेशन शो करती हैं, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे RCO- O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक। अब क्या होता है, जब कोई H+ आयन रिलीज हो रहा है और जो एनायनिक स्पीसीज आपकी बन रही है, उसके जितने ज्यादा क्या बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो पहली बात तो ये हो गई आपकी, ठीक है। अगर आपको एसिडिटी कभी डिफाइन करनी हो कि कौन सा ज्यादा एसिडिक हो सकता है, तो उसमें आपको यही माइंड यूज करना है कि H+ रिलीज होने के बाद जो आपका एनायन स्पीसी बन रही है, वो कितनी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो उस स्टेबिलिटी के क्या रीजन है, ज्यादा से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। सबसे पहली बात तो आपकी ये है। दूसरा, जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका मोर नेगेटिव, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे ही होने चाहिए, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि एक स्टेबिलिटी का फैक्टर ये भी है कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इस एटम पे होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज कोई नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसी पे जा रहा है, तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर ज्यादा भी बन जाएंगे तो भी उनको कम इवेल्युएट किया जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, H+ आयन रिलीज करने के बाद
जो भी आपका एनायन जितना ज्यादा स्टेबल बनता है वो उतना ही अच्छा क्या होता है, एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज्यादा अच्छे एसिड हैं, ठीक है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ज्यादा अच्छे एसिड्स होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल्स। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन सकता है आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं वाटर, ठीक है, किसकी बात करूं, वाटर की, एल्कोहल्स की एंड एसिड्स की, which one is more acidic and why, ठीक है, which one is more acidic, ठीक है, and why, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होंगे, आपके एसिड्स होंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। रीजन, क्योंकि एसिड्स में H प्लस आयन रिलीज करने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, ठीक है, दो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर क्या बन जाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जो एनायन है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देता है दो आपके, ठीक है। फिर बात आती है किसकी, वाटर की और एल्कोहल्स की, ठीक है। किस किस की बात आ रही है आपकी, वाटर की और एल्कोहल्स की, ठीक है। अब एल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ROH, एल्कोहल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ROH, वाटर का फॉर्मूला HOH, ठीक है, H2O। तो एल्कोहल्स और वाटर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिड हो जाए, ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा वाटर इन कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। रीजन, एल्कोहल्स में ROH होता है और ये R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप है। अगर मैं बात करूं मिथेनॉल की, CH3OH, ठीक है, वाटर है मेरा HOH, ठीक। तो क्या होता है, CH3OH, जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें, एल्कोहल्स में। एल्कोहल्स स्लाइटली एसिडिक होते हैं, एल्कोहल्स क्या होते हैं, स्लाइटली एसिडिक होते हैं, लेकिन ये वाटर के कंपैरिजन में बेसिक होते हैं, वाटर के कंपैरिजन में लेस एसिडिक होते हैं। रीजन क्या है, रीजन है इनका ये एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप इफेक्ट दिखाता है भाई पॉजिटिव आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट दिखाता है, पॉजिटिव आई, ठीक है। पॉजिटिव आई इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। अब जब पीछे से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन को प्रॉपर इलेक्ट्रॉन पीछे से अवेलेबल हो रहे हैं CH3 ग्रुप से, ठीक। तो ये हाइड्रोजन को यहां से इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन क्यों रिलीज करवाएगी, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। हाइड्रोजन रिलीज होता है H प्लस की फॉर्म में, ठीक है। जब कोई एसिडिटी डिफाइन करते हैं आप, तो हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में एज अ प्रोटॉन रिलीज होता है, तो अपने क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देके जाता है, क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देके जाता है, ठीक है। तो H प्लस को तो रिलीज होने की जरूरत जब पड़ेगी ना, जब ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगी। और ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन कब मांगेगी, जब उसको पीछे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है किससे, इस ऑक्सीजन से। अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, H प्लस की फॉर्म में हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं होने देगी, ठीक है। तो यही केस बनता है आपके एल्कोहल्स में। एल्कोहल्स में R ग्रुप प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्काइल पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखाता है। पॉजिटिव आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स देने की, क्या पॉजिटिव आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को। तो आपकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन रिलीज नहीं होने देगी, ठीक है। इसीलिए एल्कोहल्स आपके क्या होते हैं, कम एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि वाटर में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या है, हाइड्रोजन जुड़ी है और हाइड्रोजन कोई भी पॉजिटिव आई इफेक्ट शो नहीं करती है,
तो ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ से H+ की फॉर्म में हाइड्रोजन को इजीली क्या कर देगी, लिबरेट कर देगी, और हाइड्रोजन भी यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके एज अ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। इसीलिए वाटर ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल्स। ये आपका एसिडिटी का मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, इन केस ऑफ वाटर, एल्कोहल्स एंड एसिड्स, विच वन इज मोर एसिडिक? ठीक, तो एसिड्स आर मोर एसिडिक इन कंपैरिजन ऑफ वाटर एंड एल्कोहल्स, एंड वाटर इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल्स। रीजन मैंने आपको इधर एक्सप्लेन कर ही दिया है। एल्कोहल्स में क्या होता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, इसलिए हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन रिलीज नहीं होता है, ऑक्सीजन को पीछे से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मिलते रहते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले एसिडिटी के कॉन्सेप्ट में एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka क्या होता है उसको समझते हैं, और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे आपके एसिडिटी किसमें, एसिड्स में। ठीक है, एसिडिटी को किसमें पढ़ने वाले हैं हम, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स कंटेनिंग एसिड्स। ठीक, किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट अगर किसी एसिड में जुड़ जाए तो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, वो कंपैरिजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एसिडिटी को पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही एसिडिटी को एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले विद डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सबसे पहले तो अगर हम Ka के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, Ka क्या होता है आपका, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पावर होती है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का Ka जितना ज्यादा होता है उसकी एसिडिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो जिसका Ka ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। एक वैल्यू होती है आपकी pKa। ठीक है, ये क्या होती है, इन प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। किसी भी स्पीसीज की pKa वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होगी। ये तो हो गई किसके अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, Ka वैल्यू अगर डिफरेंट एसिड्स की डिफरेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हो। ऐसे ही pKa वैल्यू डिफरेंट एसिड की डिफरेंट दे रखी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हो कि एसिडिटी क्या होती है आपकी, किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम बात करें किनकी, सब्स्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पे। ठीक है, जब कोई pKa या Ka वैल्यू हमें नहीं गिवन है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट में देखेंगे इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ऑन एसिड्स। ठीक है, अगर एसिड्स के साथ आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अगर जुड़े हुए हैं तो वो एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे, एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप होगा वो H+ आयन की रिलीज होने की पावर को उतना ही कम कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, कम कर देगा। रीजन क्या है, रीजन है आपका, सपोज अगर हम किसी पर्टिकुलर एसिड की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया है एसिड कब होते हैं, जब आपका यहाँ से H+ आयन रिलीज हो जाए। ये H+ आयन रिलीज क्यों होता है, जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ से OH ग्रुप से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन क्या करवा देती है, रिलीज करवा देती है, और वही क्या बनता है आपका एसिडिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर पीछे कुछ ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन
इस हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन उतनी जल्दी रिलीज नहीं करना चाहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ऑलवेज डिक्रीजेस द एसिडिटी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ऑलवेज डिक्रीजेस एसिडिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो वो एसिडिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, और भी ग्रुप लगा लेते हैं, COOH, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होता चल जाएगा एसिडिटी उतनी ही क्या होती चल जाएगी, डिक्रीज। ठीक, अगर इस तरह के एसिड्स हैं आपके, ये क्वेश्चन बन जाता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक आपका वो होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, देखो ये क्या है, आर ग्रुप है, आर CH3R एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी CH3CH2 क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे तीन तीन टर्शरी ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी क्या है, एल्काइल ग्रुप है। तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो एसिडिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड, एंड देन एसिटिक एसिड, एंड देन प्रोपेनोइक एसिड, और सबसे लास्ट में बचेगा आपका ये। ठीक है, यहाँ पे तीन तीन पॉजिटिव आई इफेक्ट, तीनों तरफ से क्या है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इधर। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेंगे, हाइड्रोजन इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज होगा ही नहीं, क्योंकि पीछे वाली स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, जो पीछे ग्रुप प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, उनसे क्या हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिटी को हमेशा क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जितना ज्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से जुड़ा होगा, उतनी ही एसिडिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, पॉजिटिव आई इफेक्ट कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो इस तरीके से एसिडिटी क्या हो रही है, इनकी डिक्रीज हो रही है। आपको इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बोर्ड में मिलते हैं और कंपटीशन में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कौन से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑपोजिट करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, किस इफेक्ट के थ्रू करेंगे, तो उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन समझने वाले हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन द एसिडिटी ऑफ एसिड्स। ठीक है,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऑन दी एसिडिटी ऑफ एसिड्स पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स मींस वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल NO2, ठीक है, Cl, जितने भी आपके हेलोजन्स होते हैं सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, नाइट्रो, ये सब आपके क्या है, इस तरह के ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, ठीक। तो अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, तो ये क्या करते हैं, H+ आयंस को रिलीज करने की टेंडेंसी बहुत क्या होती है, इजी हो जाती है। इजीली H+ आयन रिलीज हो जाता है। अगर हमारा किसी एसिड के साथ फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, ठीक है, मेरे पास एक है क्या, एसिटिक एसिड CH3COOH, एक है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आपका ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन जुड़ी हुई है। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये क्या करेगा, नेगेटिव आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तुरंत हाइड्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज करेगा। कहने का मतलब है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को डोनेट करके इन द फॉर्म ऑफ H+ रिलीज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप H+ आयंस को इजीली रिलीज करवा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप H+ आयंस को इजीली रिलीज करवाते हैं, जिससे उनकी एसिडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। तो अगर मैं कंपेयर करूं एसिडिक एसिड और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड में, तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड आपका ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा। इवन यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो वो तो और इलेक्ट्रॉन पीछे से डोनेट करेगा, तो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H+ रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा एसिडिक क्या हो सकता है आपका, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl2 CH3COOH, ठीक है, मतलब दो क्लोरीन आपके कार्बन से अटैच हैं। ये क्या हो गया, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये और भी ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दो क्लोरीन क्या कर रहे हैं, नेगेटिव आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। कितने, दो क्लोरीन आपके नेगेटिव आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक, इसलिए डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और भी ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड आपका और भी ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ एसिटिक एसिड, मोनो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रही है आपकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे एसिडिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करवाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करवाते हैं, आपके इंक्रीज करवाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्या है आपका फ्लोरोएसिटिक एसिड है, ठीक है, और एक है क्या आपका क्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक। तो फ्लोरोएसिटिक
फ्लोरोएसिटिक एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड। रीजन आपका फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, फ्लोरीन नेगेटिव आई इफेक्ट को ज्यादा शो करेगा इन कंपैरिजन ऑफ क्लोरीन के नेगेटिव आई। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक इन कंपैरिजन ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड। एक आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, जो आपके ये ग्रुप जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनकी डिस्टेंस भी डिपेंड करती है एसिडिटी पे। जो जितना ज्यादा COOH ग्रुप के पास में प्रेजेंट होगा तो वो उतना ही ज्यादा एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो जितना ज्यादा डिस्टेंस दूर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से, वो उतना ही एसिडिटी को क्या कर देगा, आपका इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये आपका प्रेजेंट है यहाँ पे, और एक है आपका क्या, ये। ठीक है, इस तरह के आपके दो कंपाउंड प्रेजेंट है और इनमें से पूछा है विच वन इज मोर एसिडिक। ठीक, तो आपका क्या होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। रीजन, क्योंकि जो क्लोरीन है वो COOH ग्रुप के नियर बाय प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेगेटिव आई इफेक्ट यहाँ ज्यादा लगेगा इन कंपैरिजन ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, क्लोरीन 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 2 सेकेंड पोजीशन पे ही है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट शो करेगा, तो जल्दी H+ आयन रिलीज हो जाएंगे, तो ये ज्यादा एसिडिक है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, एक तो ये 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड और ये हो गया आपका 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड और 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड में 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन ऑफ 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एसिडिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे एरोमेटिक एसिड्स के ऊपर। ठीक है, अभी हमने जितना एसिडिटी को समझा वो सब एग्जाम्पल कौन से, एलिफेटिक एसिड्स के ऊपर लिए हैं। अब हम एरोमेटिक एसिड्स के ऊपर एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, और वो आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस बन जाता है। रीजन, वहां पे आपके कुछ बेंजीन रिंग के रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, कुछ आपके पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट निकल के आएंगे। ठीक है, कुछ ऑर्थो इफेक्ट निकल के आएंगे। ठीक है, तो वहां बहुत सारे इफेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जो अदर फैक्टर्स की वजह से एसिडिटी को क्या करते हैं, आपके डिक्रीज और इंक्रीज करते। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एसिडिटी तो टॉपिक ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट को समझा था कि किस तरीके से वो सब्स्टिट्यूएंट्स आपकी एसिडिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट को लगाने से एसिडिटी इंक्रीज होती है और किस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स को लगाने से एसिडिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ बहुत सारे इफेक्ट हैं। ठीक है, क्या होता है जब भी हम एरोमेटिक बेंजीन रिंग में क्या पढ़ेंगे, आपका एसिडिटी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक की अगर मैं बात करूं तो
इसमें सबसे ज्यादा मेन है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर COOH क्या हो गया आपका, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक। तो अब इस बेंजोइक एसिड के ऊपर ही हम डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट का यूज करके देखेंगे कि एसिडिटी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि एरोमेटिक एसिड्स ज्यादा एसिडिक होते हैं या एलिफेटिक एसिड्स ज्यादा एसिड होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मली, ठीक है, अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स की, तो वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स की तो वो ज्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड C6H5 COOH is more acidic in comparison of acetic acid, ठीक है। बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। ये आपका एलिफेटिक एसिड है और ये आपका एरोमेटिक एसिड है, ठीक है। ये क्या है आपका एरोमेटिक एसिड, ठीक, और ये हो गया आपका क्या, एलिफेटिक एसिड। रीजन क्या है इसके पीछे, ठीक है, आपको रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। मेन रीजन क्या है, अगर मैं एरोमेटिक एसिड की बात करूं, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH, ठीक है, तो एसिडिटी कब आएगी, जब H+ आयन क्या हो जाए, रिलीज हो जाए, ठीक है। तो O नेगेटिव, COO नेगेटिव, हालांकि C डबल बॉन्ड O नेगेटिव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो CH3COO नेगेटिव H+ रिलीज होने के बाद, तो क्या होता है, अगर आप इस कार्बन को देखेंगे, ठीक, ये कार्बन कनेक्ट है आपका एरोमेटिक के केस में, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है आपका वो इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। और ये कार्बन आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सभी स्टूडेंट्स को पता होता है बेंजीन रिंग आपकी प्लेनर स्ट्रक्चर शो करती है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम CH3COO की बात करें तो जो आपका C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है वो किस कार्बन से अटैच है, CH3 से, ठीक है। तो ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ध्यान से समझना, ठीक। तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, बेंजीन रिंग का कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक। तो क्या होता है, जब ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एसिड के। एरोमेटिक एसिड्स में परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा है और परसेंटेज S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, ठीक है। तो यहाँ क्या है, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो रही है। अब जब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन देने के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, बहुत कम डोनेट कर पाती है, ठीक है। ड्यू टू मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो बेंजीन रिंग अपना डोनेटिंग इफेक्ट शो कर सकती थी वो उससे बहुत कम डोनेटिंग इफेक्ट शो करती है, ठीक है। CH3 ग्रुप भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है, ये भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, यहाँ इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को डोनेट करेगा, प्रोवाइड करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स पीछे से आ रहे होंगे तो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिलीज होना जो प्रोसेस है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। H+ आयंस यहाँ पे रिलीज उतने अच्छे से नहीं होंगे जितने जल्दी बेंजीन रिंग के केस में हो जाएंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ जो बेंजीन रिंग का आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, बेंजीन रिंग भी क्या करती है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बेंजीन रिंग का आपका कम हो गया। किसके कंपैरिजन में, CH3 के कंपैरिजन में। ठीक है, कैसा इफेक्ट शो करती है बेंजीन रिंग, पॉजिटिव आर, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन फेंकती है ना बेंजीन रिंग, तो जो पॉजिटिव आर इफेक्ट है वो इसका यहाँ पे कम है। ठीक है, कम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर पाएगी बेंजीन रिंग आपकी, यही रीजन होता है एरोमेटिक एसिड्स आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है इन कंपैरिजन ऑफ एलिफेटिक एसिड्स के। क्यों, क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन कम डोनेट हो रहे हैं बेंजीन रिंग के थ्रू, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, तो H+ आयन जल्दी रिलीज आपके क्या होते हैं, जब पीछे से इलेक्ट्रॉन्स कम डोनेट हो रहे हैं तो H+ आयन्स आपके बहुत जल्दी रिलीज होंगे। ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन को इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटॉन रिलीज करवा देता है जल्दी। ठीक, अगर मैं बात करूं फॉर्मिक एसिड की, HCOOH, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड इन कंपैरिजन ऑफ एसिटिक एसिड। रीजन, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, कोई भी पॉजिटिव आर, कोई भी किसी भी तरह का पॉजिटिव आई, किसी भी तरह का यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं प्रेजेंट, किसमें, फॉर्मिक एसिड में, तो इसलिए फॉर्मिक एसिड आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बन सकता है बोर्ड में, इन कंपैरिजन ऑफ फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड, और विच वन इज मोर एसिडिक एंड विच वन इज लीस्ट एसिडिक। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल OH, OCH3, ठीक है, NH2, इस तरह के ग्रुप्स अगर लगाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप decreases the acidity of aromatic acids। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं ये ग्रुप आपके, OH, OCH3, NH2। ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं उनमें भी क्या देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज तो कर रहे हैं ये ग्रुप, ठीक है, कौन किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो ही एसिडिटी को क्या करेगा, ज्यादा डिक्रीज करवा पाएगा। ठीक है, तो किसी भी एसिड की एसिडिटी को चेक करते हुए हमें कुछ फैक्टर्स क्या करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजोनेंस, एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक, और देखेंगे कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, पॉजिटिव आर के थ्रू या पॉजिटिव एम इफेक्ट, ये दोनों सेम ही होते हैं, पॉजिटिव आर पॉजिटिव एम, पॉजिटिव आर मेसोमेरिक इफेक्ट कह लो या रेजोनेटिंग इफेक्ट कह लो। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किए जाते हैं तो वो पॉजिटिव आर और पॉजिटिव एम ये बनते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कोई ग्रुप पॉजिटिव आई के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन फैक्टर्स को क्या करके आपस में कंपेयर करके हमें पता चल जाता है कि किसकी एसिडिटी कितनी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। जो ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा
जिस इफेक्ट के थ्रू करेगा, ठीक है, तो वो उतनी ही ज्यादा एसिडिटी को क्या कर पाएगा, आपका डिक्रीज कर पाएगा। ठीक, वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स increases the acidity। ठीक है, एसिड्स की एसिडिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। रीजन सेम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बहुत जल्दी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। या आप कह सकते हो हाइड्रोजन जब प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करके जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सैलिक एसिड जो होगा उस ग्रुप को। ठीक है, वो ग्रुप फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो इसलिए क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, ठीक है, तो उतनी ही जल्दी H+ आयन रिलीज हो जाता है। और क्या होगा, H+ आयन रिलीज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके जाएगा आपका हाइड्रोजन, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ NO2 प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये COOH है, ठीक है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से एसिडिटी इसलिए बढ़ जाती है, अगर ये H+ आयन रिलीज हो जाए तो क्या करेगा, H+ आयन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा। ठीक, नीचे कौन सा ग्रुप लग रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन गया है अब, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से क्या हो जाएंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर में स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, कौन सा ग्रुप लग रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता, सपोज आपका क्या होता, COOH है, इसके साथ CH3 लगा हुआ है। CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ठीक है, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, तो COO नेगेटिव CH3। अब यहाँ इस स्ट्रक्चर पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को नीचे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, और ऊपर से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। तो जो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियोफिलिसिटी वो बैलेंस नहीं हो पाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। न्यूक्लियोफिलिसिटी बैलेंस हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, कौन कब कितना इंक्रीज करता है, कितना डिक्रीज करता है, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, उसके थ्रू कौन कौन से इफेक्ट आपके एसिड के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो अब उनको ही हम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की हेल्प से देखेंगे। ठीक है, एक हमारा बेंजोइक एसिड है, नेक्स्ट है हमारा पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एक है आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इनको देखना है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्हीं सब्स्टिट्यूएंट से क्या होता है, क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, अब जैसे आपका CH3 ग्रुप है, OH ग्रुप है, दोनों ही क्या है, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। लेकिन क्या होता है, जो आपका CH3 है मिथाइल ग्रुप, वो सिर्फ पॉजिटिव आई इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा।
किसके थ्रू डोनेट करेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आई इफेक्ट के थ्रू। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को देखें तो ये किसके थ्रू? पॉजिटिव आर, या आप कह सकते हो पॉजिटिव एम, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू अपने लोन पेयर बेंजीन जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर। ठीक है, अगर आप देखेंगे लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, सिंगल फिर डबल, तो ये लोन पेयर डोनेट कर देगा अपने। ठीक है, अब जब लोन पेयर डोनेट होंगे तो वो किसके थ्रू होंगे? पॉजिटिव आर इफेक्ट के थ्रू आपके डोनेट हो जाएंगे क्या? आपके लोन पेयर। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? रिलीजिंग ग्रुप है CH3b, और OH भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन करेगा? आपका OH ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम देखें बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? आपके एसिडिटी को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। ठीक, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, पॉजिटिव आई से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? बेंजोइक एसिड की। फिर उसके बाद CH3 मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग, जो आपका क्या है? बेंजोइक एसिड है। अब पॉजिटिव आई के थ्रू जब मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना शुरू करेगा, ठीक है, तो पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, तो H प्लस को रिलीज होना क्या हो जाएगा? आपका H प्लस क्या होगा? बहुत, जो H प्लस का रिलीज है वो होगा नहीं ज्यादा जल्दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ से रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन देके जाएगा किसको? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अगर इसने दे दिए, ठीक है, तो वो जो आपकी एनायनिक स्पीसी बनेगी वो स्टेबलाइज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिसिटी है और पीछे भी कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। ठीक, तो ये एसिडिटी को क्या करेगा? आपका डिक्रीज। ठीक है, सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में होगी? आपकी एसिडिटी OH ग्रुप में। सबसे ज्यादा कम किस में हो जाएगी? OH ग्रुप में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, ठीक, वो पॉजिटिव आर रेजोनेंस, या आप कह सकते हो पॉजिटिव एम, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। एक अच्छा रेजोनेटिंग सिस्टम यहाँ जनरेट हो रहा है। ठीक है, किसके थ्रू? नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर जा रहे हैं, तो H प्लस रिलीज होना नहीं चाहिए जल्दी। रीजन, क्योंकि अगर H प्लस रिलीज हो गया तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और नीचे से OH क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रही है रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, तो इसीलिए H प्लस जल्दी रिलीज नहीं हो पाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। ठीक है, तो ये है आपका पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक, दिस वन इज योर पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड, एंड बेंजोइक एसिड। अब कौन से ग्रुप प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर H प्लस आयन रिलीज हो जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो H प्लस आयन रिलीज यहाँ से क्या हो जाएगा? इजिली हो जाता है। किसके केस में? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में। अब अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पावर जिसकी जितनी ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। तो मैं अगर NO2 ग्रुप की बात करूं तो NO2 में खुद रेजोनेंस होता है। ठीक है, इस तरीके से O नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव। ठीक है, तो NO2 ग्रुप में खुद एक क्या है? रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड अगर इधर आएगा, ठीक, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक, तो NO2 पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव M, मेसोमेरिक इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और दूसरा NO2 आपका किसके थ्रू? नेगेटिव I के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। दो
टेंडेंसी है इसकी क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की, इसीलिए आपका NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। अगर हम किसकी बात करें, क्लोरीन की, तो क्लोरीन नेगेटिव आई से तो करता है वही, लेकिन क्लोरीन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये पॉजिटिव एम भी शो करेगा, लेकिन नेगेटिव आई ज्यादा इफेक्ट शो करता है इन कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव एम। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देने से ज्यादा ये नेगेटिव आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बना, लेकिन नाइट्रो के कंपैरिजन में कम, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट से ये दे रहा है, ले नहीं रहा। रीजन इसके जो ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर दिए जाएंगे, ठीक। नेगेटिव आई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है क्लोरीन की, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी इन कंपैरिजन ऑफ NO2 ग्रुप। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अगर हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिलीज हो जाए तो इनके लिए तो अच्छा ही है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को स्टेबलाइज कर देंगे। लेकिन बेंजोइक एसिड में अगर आप देखेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जल्दी से H+ को रिलीज करवा देते हैं, हाइड्रोजन को इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। सोचते ही है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके तुरंत रिलीज हो जाए, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। तो इनके कंपैरिजन में बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, आपका लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। याद रखना, अगर बेंजोइक एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाले आपके सब्स्टिट्यूएंट्स कंटेनिंग बेंजोइक एसिड होंगे वो लीस्ट एसिडिक होंगे, ठीक है। वहां पे आपका बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज। H+ आयन को जल्दी रिलीज नहीं होने देते, वो पीछे से ही इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो अगर डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है, तब एसिडिटी को क्या किस तरीके से चेंज कर पाते हैं, एसिडिटी चेंज होगी या नहीं होगी। तो पोजीशन का भी काफी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन पे क्या होता है, डिफरेंट इफेक्ट वर्क करता है आपका। सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी है कि अगर ऑर्थो पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बोथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग always increases एसिडिटी, ठीक है। अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा ही करेगा, ठीक है। एसिडिटी को इंक्रीज क्यों करते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स की अपनी अपनी क्या होती है, टेंडेंसी होती है। हालांकि माना यह जाता है ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक हिंडरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो जो आपके ये COOH ग्रुप की रोटेशन है वो क्या होती है, यहाँ से चेंज हो जाती है, ठीक। इस वजह से जो स्टेरिक इफेक्ट होता है हमारा, हिंडरेंस इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ऑर्थो इफेक्ट इसको बोला जाता है। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से जो आपकी एसिडिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, ऑर्थो पोजीशन पे अगर प्रेजेंट होता है तो आपकी क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी तो इसमें किसकी होगी, आपकी सीधी सी बात है, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड की। किसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड की, ठीक है।
अब जो नाइट्रो ग्रुप वर्क करता है वो कैसे करता है, नेगेटिव आई इफेक्ट के थ्रू और नेगेटिव एम के थ्रू, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू यानी कि रेजोनेंस के थ्रू भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ठीक है। अगर ऑर्थो इफेक्ट की प्रेजेंस की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे बाकी सब में, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड तो आपको पता है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक इसमें बेंजोइक एसिड ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक। अब ये है आपकी मेटा पोजीशन, ठीक है, दिस वन इज ऑर्थो, दिस वन इज मेटा, ठीक है, ये भी ऑर्थो होती है, ये भी मेटा होती है, एंड ये क्या होती है आपकी पैरा पोजीशन होती है, ठीक है, सिमेट्री होती है ना बेंजीन रिंग में, ऑर्थो मेटा पैरा, तो इधर भी ऑर्थो मेटा पैरा। क्या होता है आपका जो मेटा पोजीशन होती है वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम ही नहीं करता, ठीक। जब भी आप कभी क्या करोगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, तो उसमें देखना जो हमारे चार्ज डीलोकेलाइज होते हैं, ठीक है, मेटा पोजीशन पे क्या होता है, कम आते हैं, मेटा पोजीशन पे आपका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो काम नहीं करेगा। तो अगर मैं मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की बात करूं तो यहाँ सिर्फ नेगेटिव आई इफेक्ट के थ्रू क्या कर सकता है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूं, पैरा पोजीशन की बात करूं, तो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में यहाँ दोनों इफेक्ट काम करेंगे, नेगेटिव एम के थ्रू भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, और नेगेटिव आई इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के थ्रू भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ये एसिडिटी को ज्यादा बढ़ाता है, ठीक है। तो फिर आपका कौन सा ग्रुप आएगा जिसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, वो है आपका पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप तो प्रेजेंट है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड में। अब मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ही नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जा रहे हैं ना, तो उससे लीस्ट एसिडिक होगा आपका क्या, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। और सबसे कम होगा आपका कौन सा ग्रुप, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, तो लीस्ट एसिडिटी इसकी होगी, ठीक। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग भी क्या होती है, एसिडिटी अफेक्ट होती है, ठीक है, डिपेंड करता है किस पोजीशन पे आपका कौन सा इफेक्ट कितना काम कर रखा है, ठीक, इसके अकॉर्डिंग। अब हम कुछ फिजिकल आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, एसिड्स की, जिन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं आपको सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ, और ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताने वाली हूँ।